हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, बिजनेस स्टडीज़ के रिलेटेड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम्स के लिए। अभी यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, ज़्यादा चांसेस है कुछ टाइम बाद हो जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग आज से ही अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट्स। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस चीज़ को मोटिवेट करता है? फर्स्ट है टैक्स इवेजन, नेक्स्ट है एडल्टरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, स्किल, प्राइस इंक्रीज। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज़ को मोटिवेट करता है। आपके पास टोटल 10 सेकंड्स का टाइम है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि इससे क्या हो सके कि आप भी खुद को एसेस कर पाए कि आपको कितना आता है या आप कितनी गलतियां करें, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो आप आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको और अच्छी तरह से यहाँ पे रिवीजन हो सके। साथ ही हम लोग एमसीक्यू तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे हम उसके बारे में भी साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो जो अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है, किसको मोटिवेट करता है? टैक्स इवेशन को, अडल्टरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को, स्किल को, या प्राइस इंक्रीज को? तो जो अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, स्किल को, एफिशिएंसी को ही मोटिवेट करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी होता है, जो एफिशिएंसी होता है किसी भी बिज़नेस का, वो उससे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अगर मान लीजिए काम अगर एफिशिएंट वे में होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उस कंपनी का, उस बिज़नेस का प्रोडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास अच्छे स्किल्ड लेबर होंगे, अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होंगे, स्किल्ड प्रोफेशन होंगे, अगर स्पेशलाइज्ड लोग होंगे हमारे पास, तभी क्या होगा कि हमारा जो स्किल है वो इम्प्रूव हो पाएगा, और उससे क्या होगा कि बिज़नेस को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हो जाता है वो होता है स्किल। तो राइट आंसर विल बी स्किल। नेक्स्ट है द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आर्ट, साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, या फिर नन ऑफ दिस? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? आपके पास 10 सेकेंड्स है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर्ट एंड साइंस। क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक डिटेल्ड स्टडी होता है। क्या होता है? डिटेल्ड स्टडी। और साथ ही साथ क्या होता है, एनालिसिस भी करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे ये क्लियर होता है कि ये जो है आर्ट भी है और साइंस भी है। डिटेल स्टडी करना और एनालाइज करना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ये आर्ट क्यों है? आर्ट ये इसलिए है क्योंकि इसके पास बहुत अच्छा टेंडेंसी होता है कि जो बिज़नेस के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या होता है बिज़नेस में, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, बिना प्रॉब्लम्स के तो बिज़नेस हो नहीं सकता है। बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि आर्ट के पास ये टेंडेंसी होता है, अच्छा टेंडेंसी होता है कि क्या कर सके, वो बिज़नेस के जो प्रॉब्लम्स है, जो इम्प्लीकेशंस होते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं डिसीजंस के रिलेटेड, उसको ये क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ डिसीजन लेने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं ये साइंस क्यों है, आर्ट क्यों है, ये तो समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं और डिसीजंस लेने में भी हेल्प करते हैं। और ये साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बहुत सारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि साइंटिफिक मैनर में क्या होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। क्लियर इतना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी बोथ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉडर्न ट्रेड। तो इसमें से क्या मॉडर्न ट्रेड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? मास प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशलाइजेशन, या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। तो मॉडर्न ट्रेड का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपके पास 10 सेकंड्स है इसका आंसर देने के लिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। Which of the following is not a characteristic of modern trade? Mass production, research and development, specialization, या exploitation of worker। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। क्योंकि क्या होता है कि जो मॉडर्न टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बिज़नेस में चेंजेस आ रहा है, उसके अप्रोचेस में चेंजेस आ रहे हैं। तो आज का पर्पस बिजनेस का सिर्फ ये नहीं है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट अर्निंग इज़ नॉट द ओनली मोटिव ऑफ एनी बिजनेस।
बल्कि वो क्या करते हैं, सोशल सर्विस भी करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। तो जो मॉडर्न बिजनेस है, मॉडर्न बिजनेस का क्या क्या टास्क होता है हम लोग उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है कि लो कॉस्ट में क्या करना, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, क्योंकि अगर लो कॉस्ट में प्रोडक्शन करेंगे तभी जा कर के क्या होगा कि कस्टमर को प्रोडक्ट रिजनेबल रेट में मिल पाएगा। साथ ही साथ क्या है, लो कॉस्ट में है तो अवेलेबल भी होगा, सारी सी बात है। उसके बाद क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट वर्क है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है, सॉरी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है उसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंड किया जाएगा। तो सबसे पहला क्या था, मास प्रोडक्शन, मतलब अगर हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे एक साथ तो उससे क्या होगा, कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो जो कंज्यूमर के पास जाएगा प्रोडक्ट वो भी क्या होगा, एक रीजनेबल रेट में होगा, कम रेट में होगा। नेक्स्ट हो जाता है स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो डिवीज़न ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, एक्सपर्टीज़ को हम लोग प्रमोट करते, क्या करते हैं, एक्सपर्टीज़ को हम लोग प्रमोट करते हैं। तो इससे हम लोग को समझ में आ गया कि जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर है वो यहाँ पे मॉडर्न ट्रेड में किसी भी तरह का कैरेक्टरिस्टिक प्ले नहीं करता, क्योंकि वर्कर्स को हम लोग को किसी भी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं करना है। क्लियर है। मास प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें भी एक्सपेंडिचर हो रहा है। स्पेशलाइजेशन, इससे क्या होता है, एक्सपर्टीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो द राइट आंसर विल बी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज, तो जेनेटिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल क्या होता है, पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर, ऑर्नामेंट या फिशिंग। क्या होगा इसका आंसर, पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर, ऑर्नामेंट या फिशिंग। तो राइट आंसर विल बी पोल्ट्री फार्म। अब ये जो बाकी के तीन हैं, एग्रीकल्चर, ऑर्नामेंट और फिशिंग, ये सब आ जाते हैं किस में आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। जो पोल्ट्री फार्म होंगे वो हो जाएंगे जेनेटिक इंडस्ट्री और बाकी के जो तीन हैं वो हो जाएंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। तो राइट आंसर विल बी पोल्ट्री फार्म। नेक्स्ट एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डिस्प्ले, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है वो क्या डिस्प्ले करता है, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, डिवीजन ऑफ वर्क अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट लेवल्स, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है वो क्या दिखाता है, मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप या फिर डिवीज़न ऑफ वर्क, अलग अलग लेवल्स पे जो भी इंडिविजुअल उनके बीच में किस तरह से डिवीज़न होता है वर्क का वो बताता है, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेचर है वो बताता है, या फिर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वो डिस्प्ले करता है, क्या करता है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें एक रिलेशनशिप बनता है, एक इस्टेब्लिश होता है, जो एम्प्लॉयर वहाँ है और जो एम्प्लॉई है उनके बीच में, या अलग अलग जो एम्प्लॉयर है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर उनके बीच में भी क्या होता है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि जो सुपीरियर होते हैं या जो मैनेजर होते हैं उनके पास क्या होता है, ज़्यादा पावर होता है, और जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके पास क्या होता है, कम पावर होता है। इनफैक्ट कई जगह पावर नहीं भी होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी के कारण, पर वहाँ पे क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपना देते ही है सबऑर्डिनेट को, साथ ही साथ क्या करते हैं, कुछ अथॉरिटी भी अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट को वो क्या करते देते हैं। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उनके बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है वो क्या चीज़ का होता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में बनता है। क्लियर। तो द राइट आंसर विल बी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड डिस्क्राइब्स द बायोलॉजिकल और बिहेवियरल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बायोलॉजिकल और बिहेवियरल स्ट्रक्चर को बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एक्सटेंसिव कंट्रोल एक्सपेंशन, मोर सेंट्रलाइजेशन, हायर लेवल स्पेशलाइजेशन या वर्टिकल पोजीशन स्टेप। एक्सटेंसिव कंट्रोल एक्सपेंशन, मोर सेंट्रलाइजेशन, हायर लेवल स्पेशलाइजेशन या वर्टिकल पोजीशन स्टेप। तो जो इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट फीचर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है एक्सटेंसिव कंट्रोल एक्सपेंशन। ये बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है, डिटेल्स को अप्रोप्रिएटली बताता है। जनरली क्या होता है, जो एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल होता है उसका मतलब ये होता है कि जो सुपीरियर ऑफिस होता है, जो नंबर ऑफ़ सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, उस सब चीज़ को, मतलब कि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप को यहाँ पे क्या होता है बताया जाता है। जो एक्सटेंसिव
कंट्रोल एक्सपेंशन है वो क्या करता है, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव कंट्रोल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिसिप्लिन इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैक्सिमम डिसिप्लिन कहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा आपको डिसिप्लिन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों को लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट भी है और सबसे ज़्यादा क्या है, वो सिंपलेस्ट मेथड भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी, सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम लोग ये सब नामों से इसको बोल सकते हैं। और साथ ही साथ इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग बोलते ही है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो करके जाता है, इसीलिए हम लोग इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिसिप्लिन लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटिंग, हंटिंग या आयरन ओर। तो एक्सट्रैक्शन हम लोग नाम से समझ जा रहे हैं कि किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, तो क्या होता है इसमें, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटिंग, हंटिंग या आयरन ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ओर। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ऐसा इंडस्ट्री जिसको हम लोग अर्थ से, एयर से या वाटर से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, जैसे कि कोल हो गया, गैस हो गया, ऑयल फ्रॉम माइंस या रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम ओपन माइंस, प्रोडक्शन फ्रॉम ग्रेन, या जो भी अदर प्रोडक्ट होता है एग्रीकल्चर का, ये सारा चीज़ आ जाएगा एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में। द राइट आंसर विल बी आयरन एंड ओर। नेक्स्ट है द गुड रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एम्प्लॉय कमिटी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, जो गुड रिलेशन होता है काम और एम्प्लॉय के बीच में, किसी भी कमिटी का एम्प्लॉय कमिटी के बीच में, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, मतलब एक तरह से ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किन के द्वारा दिया गया है, मूनी एंड रेलिग, मिलवॉर्ड, डेविस या उर्विक। हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन या स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया गया है मिलवॉर्ड के द्वारा, ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। तो द गुड रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एम्प्लॉय कमिटी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय मिलवॉर्ड। नेक्स्ट है फॉर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस ऑफ एक्टिविटी, एनालिसिस ऑफ डिसीजन, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप वॉज रिकमेंडेड। तो ये भी एक स्टेटमेंट ही है जहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के लिए या एक्टिविटी का, फिर एनालिसिस ऑफ डिसीजंस के लिए, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप के लिए, तो इसमें क्या होगा, किसके द्वारा दिया गया है, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, एफ डब्ल्यू टेलर, कुन्स एंड ओ न्यूमैन, डब्ल्यू एच न्यूमैन, किन के द्वारा ये बताया गया है। फॉर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस ऑफ एक्टिविटी, एनालिसिस ऑफ डिसीजन, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप वॉज रिकमेंडेड। तो राइट आंसर विल बी पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाए। हम लोग यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे क्या हो, आपका डाउट क्लियर हो सके, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।